आपको आपको कितना याद है? लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि सेल कितने तरीके के होते हैं, तो कुछ याद है आपको क्या? अगर मैं पूछूं कि गैल्वेनिक सेल जब कोई आपसे बोलता है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलता है, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है कि किस टाइप के सेल को हम? वोल्टेज, ओके। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो तो आपको 1.1 वोल्टेज वैल्यू याद है गैल्वेनिक सेल का। बट कोई अगर आपसे पूछे कि गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से डिफरेंट कैसे है, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, कुछ याद है? कि ठीक है, पहले शायद मुझे आपको नहीं बताया। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? हाँ, क्या कोई डिफरेंस है भी या कुछ नहीं है? कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया क्या होता है दोनों में डिफरेंस? कब हम किसी को सेल बोलेंगे, कब हम उस किसी को बैटरी बोलेंगे? ठीक है, तो जब एक यूनिट की बात की जाती है मोनोमर की, तब हम उसे सेल बोलते हैं। और कई सारे सेल को अगर क्रम में लगा दिया जाता है और उस पावर बढ़ाने के लिए उसके, तब वो बैटरी बनता है। कभी आपने बड़ी वाली बैटरी देखी है? पता नहीं आपने, मैं अपने समय में ऐसे खुलते हुए उसे देखा हूँ। तो उसमें देखोगे तो ऐसे एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक ऐसे करके लगाया हुआ रहता है, और सबका एक तार आके जुड़ता है ऊपर से, उसका जो एनोड कैथोड होता है उससे, इलेक्ट्रोड से। और फिर जाके एक लास्ट में एक बाहर निकलता है इस साइड ऐसे करके। पर वो कई सारे सेल को लगाया गया रहता है सीरीज में। सेम अगर आप जो बड़ी बैटरियां आती हैं उन्हें भी देखोगे तो ऐसे ही रहता है। उनका भी इसी तरीके से रहता है कि कई सारे सेल को एक साथ सीरीज में लगाते हैं तो बैटरी बनती है। तो कभी कोई पूछे कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, तो बस यही डिफरेंस है। ठीक है, ठीक। अब जो सेल होता है वो दो तरीके का होता है। पहला इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। एक ऐसा है जो, लाइक अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं, तो ये ऐसा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी इन्हें देते हो ताकि केमिकल रिएक्शन हो। अगर इस टाइप का, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर सेल बनाया जाए, देन हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस। अगर पता नहीं पिछले वाले क्लास या पिछले किसी में हमने एक बार ऐसा, मैंने नाम लिया था कि मेरे गांव में ऐसे वहां पे बोला जाता है सोने का पानी चढ़ाना या परत चढ़ाना। तो जो सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है, उसके ऊपर, हाँ, तो उसके ऊपर ऐसे ऊपर से एक पतला सा सरफेस लगा दिया जाता है। तो वो जो काम होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही होता है। और एक इसके लिए मैं आपको ना बहुत अच्छा सा एक कहानी बताता हूँ। हो सकता है टाइम कम है, पर सॉरी, बताना जरूरी है। तो गांव में जो वुमेन्स होती हैं, उनके पास जो ज्वेलरीज होते हैं वो गंदे हो जाते हैं जल्दी अगर, तो वहां पे कोई धोने वाले आते हैं, लोग साफ करने वाले, कि दीजिए मैं एकदम साफ करके चमका के दे दूंगा। ऐसा हुआ है, हमारे घर पे भी हुआ है और कई लोगों के साथ हुआ है वहां पे। तो होता क्या है, वो लोग देते हैं साफ करने के लिए, वो सच में एकदम साफ करके दे देते हैं। ठीक है, वो कैसे साफ करते हैं? तो एक्चुअली वो एक सोल्यूशन लेके चलते हैं।
और उसमें वो बैटरी से इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। और होता क्या है, अभी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखोगे कि एक पे थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है। तो जिस पे ऑक्सीडेशन होता है ना, तो जो आपका ज्वेलरी होता है उसको वो ऑक्सीडेशन वाले एनोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो होगा ये कि आपका जो ज्वेलरी है वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा। ठीक है। और जो कैथोड वाला है वो उनका अपना कोई एक इलेक्ट्रोड होगा जिसपे ये ऑक्सीडाइज हुआ मटेरियल जाके रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है। तो वो करते ही है कि जो आपका है उसमें से जो ऑक्सीडाइज होगा तो ऊपर की जो लेयर है, अगर आपने मोटा सा दिया है तो ऊपर का पतला लेयर हट जाएगा और वो जाके उनके पे रिड्यूस हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जो आपका वेट है ना वो कम हो गया। आपने जितने कैरेट का दिया था या जितने मिलीग्राम मिलीग्राम जितने भी जिसमें दिया था वो कम हो जाएगा। और जब ऊपर की परत हट गई तो आपका चमकने लगेगा। तो आप खुश भी हो जाओगे कि मेरे को एकदम साफ करके मिल गया, इतने दिन से गंदा पड़ा था। पर आपको ये पता भी नहीं चला कि उसमें हुआ क्या, क्योंकि वहां पे इतने ही पढ़े लिखे लोग हैं कि वो ये समझ पाए कि क्या किया गया मेरे साथ। तो पैसे भी कम लेते हैं, तो उनको लगता है कि कम पैसे में हो रहा है, पर वो कम पैसे में तो हो रहा है, पर वो आपको मटेरियल ही लेके चले गए। तो ऊपर की एक परत ही गायब कर दी उन्होंने और पता भी नहीं चला। तो ऐसा वहां चलता है। और वो सेम यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उससे होता है कि आपका एनोड कैथोड वो सोल्यूशन में बनाएंगे और बैटरी खुद लगाएंगे, और वो बैटरी से वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा जिससे रिएक्शन होगा। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब आप बैटरी लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल वो होता है जब केमिकल रिएक्शन अपने से होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और उस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, देन दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे सिंपल जो बैटरी आती हैं, जो इसमें लगे होते हैं टॉर्च में, चार्जेबल वाला भी कह सकते हो। चार्जेबल वाला तो वो चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, पर वैसे भी सिंपल जो बैटरी आती है, तो उसमें होता क्या है, पहले केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक। तो जब इस टाइप का सेल होगा तो हम उसे कहेंगे गैल्वेनिक सेल। और जब आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? तो it is a cell where electricity is required. Electricity is required to proceed chemical reaction. Means it is it is a non-spontaneous process. ठीक है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? जल्दी से बताओ। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बीच में क्या होता है डेल्टा जी? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? अरे आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, और इसके बाद अगर नॉन स्पॉन्टेनियस को नेगेटिव कह रहे हो तब तो फिर मैं क्या करूं? तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है कि मैंने आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी और अभी आप डेल्टा जी को नेगेटिव बोल रहे हो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। क्या करूं मैं इसके लिए? ऐसा मत करना।
नहीं तो आगे से मेरे को स्टूडेंट नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए, पूरा पढ़ाने के बाद अगर आप ये बताओगे। So electrolytic cell, it is a cell where electricity is required to proceed the chemical reaction, means it is a non-spontaneous process, और non-spontaneous का मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी निगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अच्छा, कैसा दिखता है? और ये प्रोसेस जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। कैसा दिखता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो देख लो। एक एनोड लगाएंगे और एक कैथोड लगाएंगे। ये आपका फिजिक्स आप पढ़ चुके हो, मुझे जल्दी से बताओ कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है। ये किस चीज का साइन है? ये साइन किस चीज का है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो आप। हाँ, तो ये बैटरी का साइन है, और ये जो बड़ा वाला है ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दिस डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, या दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज? और इसके बीच में करंट नापने के लिए आप एक अमीटर भी लगा सकते हो, जो आपको बताएगा करंट कितना जा रहा। फर्स्ट, करंट का डायरेक्शन बताओ, फिजिक्स आप पढ़ चुके ना। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? अरे अमीटर कदर भी लगा सकते हैं। अमीटर तो तार में कहीं भी लगा दो, वायर में आपको करंट बता देगा कि उससे इधर से उधर जाओ या उधर से इधर, उससे नहीं मतलब होता अमीटर में। अमीटर में ऐसा दो होता है, रेड एंड ब्लैक। रेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, ब्लैक होता है निगेटिव टर्मिनल। कहीं भी लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो पॉजिटिव वाले को इस साइड रखोगे, निगेटिव वाले को, लाल वाले को इससे जोड़ोगे, और जो काला वाला ब्लैक वाला इधर से जोड़ोगे। यहाँ रखोगे तो काला वाला किधर, रेड वाला किधर जोड़ोगे। किधर भी रख लो, अमीटर किधर भी लग सकता है। मुझे ये बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा? मैं करंट ऐसे बनाऊं या इसके अपोजिट बनाऊं? कहाँ जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव? बैटरी के अंदर, बैटरी के बाहर, वायर में, पोटेंस, कहाँ? ऐसे नहीं होता केवल निगेटिव टू पॉजिटिव। इतना टाइम अभी आपने नहीं पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर? कैसे पढ़ा है? फिर से जाओ रिवाइज करो, अगर आपको करंट का डायरेक्शन अभी नहीं बता पा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा? हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक। और इधर निगेटिव टर्मिनल के अंदर जाएगा। अगर मैं करंट इसके अंदर घुसा दूं, निगेटिव से बाहर नहीं निकाल सकता।
ठीक है। अच्छा, अब अगर करंट का डायरेक्शन ये है आई का, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? ये आई है करंट का, ये आपका अमीटर है। मुझे ये बताओ कि अब आई किधर होगा? तो आई तो हो गया, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? हाँ, तो ये आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अच्छा, अब यदि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा भी फिर, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तभी तो जाएगा ना। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होगा? कोई इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकालेगा, और कोई अपना अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? तो इसका मतलब कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? निकाल रहा है तो रिडक्शन होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सही बता के गलत बताते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? हमेशा एनोड पे होता है, याद रखना। कोई भी सेल हो, उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, चेंज हो जाए, पर ऑक्सीडेशन मतलब हमेशा एनोड होगा। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसे कोई खा भी रहा होगा। ऐसा तो नहीं सारा यहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ले रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? तो इसका मतलब कि इस पे रिडक्शन होगा। और अगर इस पे रिडक्शन होगा तो इसे कहेंगे कैथोड। तो याद रखना, ऑलवेज ऑक्सीडेशन विल हैपन ऑन एनोड एंड रिडक्शन विल हैपन ऑन कैथोड। ठीक है। गैल्वेनिक सेल में भी यही होता है, बस वहां पे साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, यहां एनोड पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है? यहां पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है? अरे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो पॉजिटिवली है। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड निगेटिवली। सही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये तो हमेशा ही होने वाला है। सही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो थर्ड, जो सोल्यूशन होगा वो जनरली या तो मोल्टेन स्टेट में होता है, नहीं तो एक्वस सोल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट विल बी
H2O और मोल्टेन और मोल्टेन और मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। सही है। तो ये जो सॉल्वेंट है, या तो इसे जो इलेक्ट्रोलाइट है पानी में घोल के रखा हुआ होगा, या नहीं तो फिर मोल्टेन यूज करेंगे हम। नेक्स्ट और क्या बचा? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें एक कटायन होगा एक एनायन होगा, ठीक? तो कटायन किसकी तरफ जाएगा और एनायन किसकी तरफ जाएगा? कटायन किसकी तरफ जाएगा और एनायन किसकी तरफ जाएगा? फिर से क्या 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 बोले हो आप? कटायन कैथोड की तरफ जाते हैं और एनायन एनोड की तरफ जाते हैं। कहां पे? ऐसे ही तुक्का नहीं मारते हैं, रटते भी नहीं है। दिमाग लगाओगे तो ऐसे ही दिखेगा साफ साफ। ये इस पे क्या चार्ज है? ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है इस पे? ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, हमें पता है। और ये पूरा निगेटिवली चार्ज है। यही है ना? तो सिंपल है। अगर ये कटायन है तो इस पे कौन आएगा? अरे एनायन आएंगे भाई। कटायन के पास तो एनायन ही आएंगे ना। तो बस सारे एनायन इसकी तरफ मूव करने लगेंगे। और ये जो एनायन है, मतलब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसके पास कैटायन आएंगे तो कैटायन इसके पास आने लगेंगे। याद नहीं करना, याद करोगे तो फिर फंस जाओगे। भूल जाओगे कि इसी में था या किसी और में था। ठीक है। लेट सपोज आप जब गैल्वेनिक सेल की बात करोगे, वहां पे एनोड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर आपने याद कर लिया कि जो एनायन होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं, तो वहां पे तो ये एनायन होंगे। और यहां पे एनायन होंगे तो फिर एनायन निगेटिवली चार्ज के पास कैसे आएगा? तो वहां तो गलत हो जाएगा ना। जस्ट आपको ये अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि गैल्वेनिक, ये इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, तो आप जस्ट तुरंत बना के देख लोगे कि अगर एनोड बनाया हूं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है, अगर ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसके पास पॉजिटिव वाला कटायन कभी आएगा ही नहीं, एनायन वाले आएंगे। ये निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव वाले आएंगे। दैट्स इट। ठीक है। और ये हमने अभी अभी क्या बताया है? एक्वस सॉल्वेंट ऑफ, एक्वस सॉल्वेंट या एक्वस सॉरी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। क्या मैंने जो पढ़ाया अभी समझ में आया आपको? ठीक है। और इसमें क्या आपके बताने के लिए है? और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि
इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर ले जाके सरफेस के ऊपर बहुत पतली सी परत चढ़ाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? इस एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इस रॉड को हटा के और जिस मेटल को ऑक्सीडेशन कराना है उसको लगा दिए, और इस पे क्या होना है? रिडक्शन। तो जिस पे रिडक्शन कराना है, लाइक आपको लेट सपोज कि एजी जो है, एजी का परत, एक सरफेस, परत का मतलब समझते हो? नहीं तो मैं सरफेस यूज करता हूँ, सॉरी। तो अगर इसका सरफेस आपको पतला सा, इसके सरफेस के ऊपर लाइक मेटल कोई है, आयरन, उसके ऊपर लगाना है, तो आप क्या करोगे? इसको ऑक्सीडाइज कराना है और इसी को रिड्यूस भी कराना कह सकते हो। तो दो तरीका है। पहला, आप इसमें इसको सिल्वर का ले लिया, ठीक है, और यहां पे हमने जो सॉल्यूशन बना रखा है इसमें भी हमने ऐसा लिया लाइक AgNO3 ले लिया, जहां पे Ag प्लस हमें मिल जाए, तो इसमें भी Ag प्लस है, ठीक है। और ये जो है, इसको आयरन ले लिया। अब क्या होगा? इसमें से जितने आयन्स हैं, एनायन वाले, ये इस पे ऊपर जाने लगेंगे, पर जो कटायन है वो इसके ऊपर रिड्यूस होने आएंगे। अब यदि ये जो सॉल्वेंट हमने यूज कर रखा है, सोल्यूशन, उसमें Ag प्लस है, तो ये आके यहाँ पे रिड्यूस होने लगेगा, आके यहीं पे रिड्यूस होगा ना। तो ये जो आयरन की सरफेस है वो ढक जाएगी, किससे? Ag से, ठीक है। तो ये इस तरीके से कराया जाता है। अच्छा, और इसमें क्या आपको बताया जा सकता है? अच्छा, ये बैटरी की AC या DC में से आपको पता है AC होता है या DC होता है? हम्म। संबल होगा मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, सिंबल, ओके ठीक है। लेकिन जितनी भी बैटरियां सेल होती हैं वो सभी DC करंट देती है, और बाकी ये अगर आपको दिखता है तो ये AC का साइन होता है, यही होता है ना? ठीक है। तो ये आपका सारा था जो आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। और एक दो क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है। उसके पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको देता हूं, क्योंकि सारा कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा ये इसी पे डिपेंड करता है, किसका रिडक्शन स्टैंडर्ड, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ओपन किया था, पता नहीं वो, अगर वैल्यू के साथ हो तो आपके पास उसमें भी होगा ना, NCERT में इसका दे रखा है ना एक, वैल्यू के साथ। तो आप चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो। आपके पास NCERT भी खुली हुई है? तो आपका काम ये है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दे रखा है, ये आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही दे रखा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बताता है आपको? ये आपको जो दे रखा है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्या है? हाँ। थोड़ा मैं नीचे से करके कर दूं।
जब आप हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे ना, तो वहां पे फिर हम इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे। बट उसके पहले भी आपसे पूछा जाता है कि लाइक NaCl का हमने सोल्यूशन लिया, ठीक है, और उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो एनोड पे और कैथोड पे कौन कौन सा गैस मिलेगा, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप का पता है आपको कैसे करते हैं क्वेश्चन? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये पता है? ये आपका SRP वैल्यू है। SRP, SRP का मतलब लिख लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको सबके लिए वैल्यू डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि किस पोटेंशियल पे कोई चीज रिड्यूस होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जिसपे H प्लस रिड्यूस होके, जैसे देखो ये आपको दे रखा है ना, H प्लस रिड्यूस होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये, और H2 गैस बनाता है, इसको जीरो रेफरेंस माना गया है, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में अगर F2 को रिड्यूस कराना है F माइनस में, एक्वस में आयन बनाना है, तो आपको 2.87 वोल्ट लगाना पड़ता है रिडक्शन पोटेंशियल, तब जाके ये रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से सभी आयंस का जो मेजोरिटी यूज होते हैं उनका निकाला गया है, और ये जो निकाला गया है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहां से एक आपको आइडिया लगता है कि अगर सोल्यूशन में दो कटायन प्रेजेंट है, दो एनायन या पांच से कितना भी हो, तो पहले कौन रिड्यूस होगा या पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये इससे डिपेंड करता है, ठीक। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। क्या बोला मैंने? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन के केस में उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बाद में ऑक्सीडाइज होगा। यही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, तब फिर सेम होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। सेम अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा सर, अगर ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से लाएंगे? देखो, लाइक H प्लस से H2 गैस बनाने में, रिड्यूस करने में अगर जीरो पोटेंशियल हमने मान रखा है, तो H2 से H प्लस जाने में कितना होगा? इसी को ऑक्सीडाइज करेंगे ना H प्लस में, जीरो से +1 में, तो जस्ट साइन को चेंज करना है, तो जीरो तो जीरो होने वाला है। पर जस्ट अगर आप किसी और की बात करो, लाइक F2 की बात करो, F2 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2F माइनस में जाता है, 2.87 वोल्ट अगर लगाना पड़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल है। देन अगर F माइनस से F2 में, यानी -1 से 0 में ऑक्सीडाइज करना होगा, तब आपका ये 2.87 से -2.87 हो जाएगा। जस्ट साइन चेंज करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाओगे। क्या समझ में आया? लाइक
लिथियम प्लस से लिथियम आने में, रिड्यूस होने में अगर -3.404 वोल्ट लगाया जाता है रिडक्शन का रिड्यूस कराने के लिए, सॉरी, तो ऑक्सीडाइज कराने के लिए प्लस में लगाया जाएगा, प्लस में 3.04। क्या समझ में आ रहा है? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस सब में आपको कंपैरिजन करना हो तो कौन पहले रिड्यूस होगा? इन सब में कौन पहले रिड्यूस होगा? और हमेशा एक चीज याद रखना ये कि हमेशा साइन के साथ देखेंगे। ऑलवेज वी विल सी विद साइन, ऐसा नहीं कि विदाउट साइन देखने लगे। ऑलवेज वी विल सी विद साइन जब भी कंपैरिजन करने जाओगे, ऑन द टाइम ऑफ कंपैरिजन। ठीक है? अब मुझे ये बताओ जल्दी से इस सब में देख के कि अगर सबको रिड्यूस, इधर वाले रिड्यूस हो रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले जो हैं, तो अगर आपको रिड्यूस कराना होगा कौन पहले रिड्यूस होगा? मैं कह दूं कि एक सोल्यूशन है जिसमें F2 भी पड़ा है, H2O2 भी पड़ा है, NO4 माइनस Cl सब पड़े हुए हैं, तो इसमें से पहले कौन रिड्यूस होगा? इसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? किसका है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, F2 का दिख रहा है 2.87 है, सबसे ज्यादा है, तो जिसका सबसे ज्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा। अच्छा, अगर ये सबसे पहले रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? हेलो? अगर ये सबसे पहले रिड्यूस होगा तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दूसरे को क्या करेगा? तो इसलिए देखो ये लिखा है ना तीर लगा के, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए बढ़ रहा है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2 माइनस, सॉरी F2। अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ तो कौन है? F2। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले रिड्यूस होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और सबसे पहले रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अच्छा, कोई पूछे बताओ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या ये बोले कि इन सब में सबसे पहले ये बताओ ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो चूंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता है, सबका साइन चेंज करो इधर से इधर जाने के लिए। ये तो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट जाने के लिए सबका साइन चेंज करो, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, होगा ना? और ये माइनस में पहुंच जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ये एसआरपी मैंने दोबारा लिख दिया है क्या? जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, और ये पहले ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? तो इसलिए ये सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम, क्योंकि ये दूसरे को तुरंत रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या समझ में आया? लिथियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसे पानी में भी डालोगे तुरंत रिएक्ट कर लेता है, सोडियम रिएक्ट कर लेता है,
खुद तुरंत ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया? अब आपसे जस्ट पूछ लिया जाए कि पानी में Mg2+ और जिंक 2+ दोनों पड़े हैं। ठीक है, बताओ पहले कौन रिड्यूस होगा? मैं आपको खोजने के लिए बता दे रहा हूं कि ये यहां पे आपका, ये आपका जिंक 2+ है और यहाँ पे Mg2+ है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पानी में पड़े हुए हैं। खूब अच्छे से सोच लो। कौन? इस इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? मैंने ये क्या लिखा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। कौन पहले रिड्यूस होगा? अरे पानी में H+ भी तो होगा, 10⁻⁻⁷ मोलर। इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। पानी में H+ जीरो पर है, तो पहले H+ रिड्यूस होगा। समझ में आया? ये मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। इफ जिंक 2+ एंड, या ऐसे लिख लो, इन aqueous solution of जिंक 2+ एंड Mg2+, after applying potential which will reduce first? A जिंक 2+, B Mg2+, C H+, and D OH-। तो ऑब्वियस सी बात है H+। क्यों? H+ का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, जिसपे ये H2 में जाता है। जिंक 2+ का कितना था? जिंक 2+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.76, और इसका -2.37। इसका था माइनस में 2.37 और इसका था माइनस में 0.76। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? H+ का। और OH- तो होगा ही नहीं, वो तो नेगेटिव में है, अब कहाँ रिड्यूस होके जाएगा? तो ये होगा। ठीक है। अच्छा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इससे अगर कंपेयर करना हो कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे करेंगे? तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मींस क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू। क्योंकि आपको एसआरपी वैल्यू ही दे रखा होता है तो आप एसआरपी वैल्यू से ही याद रखोगे। ठीक है। तो कभी दो तीन में आपको कंपैरिजन करने को आए कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, याद रखना कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो वो खुद पहले रिड्यूस होगा, दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा। और खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक। अच्छा, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उससे याद रखना कि जब भी अगर आपको दो तीन मेटल दे दे और बोले कि किसको कैथोड बनाया जाए और किसको एनोड बनाया जाए, आपको एक सेल बनाना है और आपको दे दिया गया कि किसको कैथोड बनाए और किसको एनोड बनाए, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होता है और उसी का कैथोड बनाते हैं। ठीक है। सो व्हेन वी विल चूज टू फॉर्म अ सेल, always take greater SRP value having having metal as cathode। ठीक है। तो जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो पहले रिड्यूस होगा और उसी का कैथोड बनाएंगे। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या आपको बोल दिया गया इफ वी हैव अ NaCl aqueous solution and applying voltage, then which gas we will see on cathode and एनोड। ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि NaCl का एक एक्वस सोल्यूशन है और हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज लगा रहे हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगा के। तो विच गैस वी विल सी ऑन कैथोड, किस कैथोड पे हमें कौन सा गैस मिलेगा और एनोड पे हमें कौन सा गैस मिलेगा। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो अगर NaCl का सोल्यूशन है, NaCl NaCl टूटा होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, और चूंकि एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें H2O भी होगा, और H2O आपका टूटा होगा H प्लस में और प्लस OH माइनस में। ठीक है। अब कैथोड पे रिडक्शन होगा, हमें पता है, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमारे पास दो आयंस है, Na प्लस भी रिड्यूस हो सकता है Na में और H प्लस भी रिड्यूस हो सकता है H2 गैस में, ऐसे ही हो सकता है। तो इन दोनों में कंपटीशन होगा, कौन रिड्यूस होगा।
और Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो सकता है Cl2 गैस में, जीरो में जा सकता है। और OH माइनस ऑक्सीडाइज हो सकता है O2 गैस में। ऐसा हो सकता है ना? तो इन दोनों में कंपटीशन होगा, कौन पहले जाने वाला है। तो देखो कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था। वी हैव टू मेटल cations। पहला, Na प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो देख लेते हैं कितना है, और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। तो देखो Na प्लस दिया है, हाँ ये दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है, ये एसआरपी वैल्यू ही है ना। तो Na प्लस अगर रिड्यूस होगा तो -2.7 इलेक्ट्रॉन, इतना वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो शायद नहीं दिया। Na प्लस का आपका आ रहा है 2.71 माइनस में, इतना वोल्ट। और H प्लस का आ रहा है जीरो। H प्लस का आया जीरो। अब मुझे दोनों देख के बताओ कि कौन रिड्यूस होगा। बताओ। अरे अब तो आंसर लिख दिया। जिसका एसआरपी वैल्यू जीरो और माइनस में कौन बड़ा है? जीरो ना। तो जो बड़ा है वो रिड्यूस होगा, यही तो बोला था ना। एसआरपी वैल्यू H प्लस का बड़ा है किससे? Na प्लस से। जीरो बड़ा होता है -2.71 से। और अगर ये बड़ा है तो ये रिड्यूस होगा, यही तो लिखा हूं, इसीलिए वहां हिंदी में साफ साफ लिखा हूं कि जो बड़ा है वो रिड्यूस होगा। एच एच प्लस का जीरो बड़ा है, ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होगा। तो आपको कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो आपको कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा? H2 गैस। सो वी विल गेट H2 गैस एट कैथोड। ठीक। अब आया एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो Cl माइनस भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, OH माइनस भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो देख लेते हैं कहां गया, ये है Cl माइनस। हाँ, ये आपका Cl माइनस यहां पे, और OH माइनस यहां पे। ठीक है। क्या क्या दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 है, और इसका 0.4 है। तो पहले एक एक करके लिख लूं। अगर आपको Cl2 दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है 2Cl माइनस में, देन आपका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36। हाँ। और O2 2H2O4 इलेक्ट्रॉन लेके O2 2H2O एंड 4 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है 4OH माइनस में। तो इसका 0.4 के आसपास था आई गेस। कहा गया? हाँ, ये है ना 0.4। ये आपका एसआरपी वैल्यू है। ये क्या है? एसआरपी वैल्यू।
अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो इसका जस्ट उल्टा होगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसको रिवर्स करूं, Cl माइनस, 2 Cl माइनस Cl2 बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1.36। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। और सेम मैं अगर इसके लिए लिखूं कि 4OH माइनस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, O2 गैस बना रहे हैं, और बाकी पानी जैसे 2H2O, और 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और ये Cl2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, देन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अरे बाबा, -0.4 हो जाएगा ना। देखो, अब मुझे बताओ कि बड़ा कौन है। -0.4। अगर -0.4 बड़ा है तो ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? हाँ, तो इस हिसाब से आपको एनोड पे जिस पे ऑक्सीडेशन होता है आपको O2 गैस मिलना चाहिए, पर मिलता क्या है? Cl2। अब ऐसा क्यों होता है? So on the basis of this data, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो OH माइनस का ज्यादा है Cl माइनस से। ऐसा ही है। So we should get O2 on anode, but experimentally experimentally we get Cl2 gas on anode। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? कि मुझे तो मिलना चाहिए था O2, मिल रहा है Cl2, तो व्हाट इज द रीजन? अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन होता है ओवर पोटेंशियल। क्या होता है? ओवर पोटेंशियल। अब ये ओवर पोटेंशियल क्या वाला है? ये कहां से आ रहा? सो जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, 0.4 आना चाहिए या 1.36 आना चाहिए, ये ये जो वैल्यू है, जो सचमुच होना चाहिए, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हाफ सेल का। जब दोनों प्रेजेंट हैं उसके लिए नहीं। ओवर पोटेंशियल क्या होता है कि जब आपको O2 को गैस को सोल्यूशन से बाहर निकालना है, वो दोबारा रिएक्ट ना कर जाए, या Cl2 को बाहर निकालना है, तो आपको कुछ कुछ जो मॉलिक्यूल है उनके लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ता है बाहर निकालने के लिए। आप जितना पोटेंशियल अप्लाई की हो उतना पे बाहर नहीं निकलता है। एक्सपेरिमेंटली उतना आना चाहिए, बट बाहर उतने पे नहीं निकलता। उसी को डिफाइन किया जाता है ओवर पोटेंशियल से। तो कभी कोई पूछे कि जो वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके हिसाब से तो हमें O2 मिलना चाहिए, फिर Cl2 क्यों मिल रहा?
तो उसके पीछे का रीजन है ओवर पोटेंशियल। क्या होता है ओवर पोटेंशियल? तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे हमें गैस को बाहर निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ता है, और वो पोटेंशियल कहलाता है ओवर पोटेंशियल। अगर आप वो ओवर पोटेंशियल लगाओगे तो Cl2 की जगह पे आपको O2 मिलने लगेगा, पर इस पोटेंशियल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो क्या ये हमेशा होगा? तो नहीं। जब भी O2 और कोई हैलाइड के बीच का केस आएगा वहां पे ऐसा होगा, नहीं तो जनरली ऐसा नहीं होता है। लाइक इसी पे मैं आपको, अच्छा OH माइनस कहाँ जाएगा? तो सोल्यूशन में पड़ा रहेगा। एक वाईक्यू भी देखा था मैंने, आपसे पूछ रखा था कि कौन सा गैस आपको, हाँ, ये देखो, सॉल्व करो, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको देखना हो कि क्या क्या इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आपका H प्लस है एंड NO3 माइनस है, और अगर डाइल्यूट है तो वहां से भी H प्लस OH माइनस आने वाला है, तो H प्लस तो है ही, OH माइनस एक और है। ओवरऑल आपका ये तीन गैसेज हैं। अब मुझे बताओ क्या हो सकता है? क्या मिलेगा? देखो कैसे कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो पहला लिखा है H2 गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहां पे H2 कब मिलेगा? जब H प्लस रिड्यूस होगा, तब ना मिलेगा। H प्लस से ऑक्सीडाइज होके तो H2 नहीं मिलेगा ना हमेशा। हमें मिलने के लिए तो इसे रिड्यूस करना पड़ेगा जीरो में जाने के लिए, और रिड्यूस तो कैथोड पे होगा। तो एक्चुअली हमें H2 जो मिलेगा वो कैथोड पे मिलेगा, ना कि एनोड पे। तो ये ऑप्शन चला गया। ठीक है? दूसरा है N2 गैस। तो यहां पे NO3 माइनस है, इससे N2 फॉर्म करना एकदम डिफिकल्ट है, तो ये कभी नहीं होने वाला एनोड पे। अच्छा, ये कैथोड वाला ऑप्शन, ये थर्ड वाला ऑप्शन चला गया कैथोड पे। कैथोड पे क्यों चला गया? क्योंकि कैथोड पे तुम्हें H2 मिलने वाला है। सही है? अच्छा, अब ये हुआ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो ऑक्सीडेशन के लिए NO3 माइनस है और OH माइनस है। OH माइनस के लिए हमें पता है कितना लगने वाला है, इधर हमने देख लिया था। पता नहीं NO3 माइनस यहाँ पे दिया है या नहीं, बहुत कम चांसेस है देने के। OH माइनस का ऑक्सीडेशन हमें पता है कि अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो -0.4 हो जाएगा ये। NO3 माइनस का आपका नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं। तो देखो ऑप्शन एलिमेंट हम कैसे कर सकते हैं। N2 कभी नहीं फॉर्म होगा। N2 बनने के लिए, N ट्रिपल बॉन्ड N बनने के लिए, या N ट्रिपल बॉन्ड N तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। N ट्रिपल बॉन्ड N जब बनता है तो बहुत एनर्जी रिलीज भी होता है। तो नाइट्रेट से कभी भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकिंग नहीं हो सकता। ठीक? तो इसलिए ये हमने फोर्थ ऑप्शन काटेंगे। तो केवल बचेगा आपका सेकेंड ऑप्शन कि O2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, मतलब कि OH माइनस जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, ना कि NO3 माइनस। ठीक है? अच्छा, एक और तरीका होता है जनरल, आप GOC लगाते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कहीं नहीं जाने वाला, जो कम स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे जब हम ये कह रहे थे कि सोडियम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, Na से Na प्लस में चला जाता है, लिथियम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है,
प्लस में चला जाता है। तो क्या आप देख रहे हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है और 10 पे जाता है तो वो एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले रहा होता है। समझ में आ रहा? तो इसलिए ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। सेम अगर लिथियम ऑक्सीडाइज होता है तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अगेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेगा। तो जब हम कह रहे हैं ना कि लिथियम या सोडियम, ये जो देखो, लिथियम या सोडियम रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। तो इसका मतलब कि ये बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं। पानी में रख दोगे मॉइस्चर लेके तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिथियम सोडियम स्टेबल नहीं है, इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें जा रहे हैं प्लस में, उसमें ज्यादा स्टेबल है। तो जो जिसमें स्टेबल रहेगा वो उसी में रहना चाहेगा या उसमें जाना चाहेगा, अगर नहीं है उसमें तो उस अपने स्टेट में। ठीक। अच्छा, हम कह रहे थे कि जो फ्लोरीन है वो बहुत जल्दी F माइनस बना लेता है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ये सबसे पहले रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और F माइनस में सबसे स्टेबल रहेगा वो। क्यों? अगेन 9 इलेक्ट्रॉन से जैसे ही 10 पे जाएगा फिर से ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखोगे कि कौन स्टेबल है। जो स्टेबल है वो रिएक्शन करने नहीं जाएगा, जो स्टेबल नहीं है वो रिएक्शन करने जाएगा। तो उस बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो देखो, यहां पे NO3 माइनस है। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। और एक पे OH माइनस है। नेगेटिव चार्ज बताओ कहां पे ज्यादा स्टेबल है? मतलब कौन सा है नेगेटिव चार्ज ठीक ठाक स्टेबल है दोनों में? NO3 माइनस में, यहां पे ये रेजोनेंस में है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू कि ये सिंपल लोकलाइज फॉर्म में ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव है इसका मतलब ये नहीं जाने वाला कहीं। जो नहीं है स्टेबल ये पहले जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होगा कंपेयर टू दिस। क्या समझ में आया? तो इस बेसिस पे भी आप कहोगे कि NO, ये जो आपका NO2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, तो नहीं NO2 नहीं फॉर्म होगा। NO2 फॉर्म होगा कब? जब NO3 माइनस से होगा। तो नहीं। समझ में आ रहा है? और N2 कभी फॉर्म नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भी। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम, आप कोशिश करना कोलेराउस लॉ का, या अगर इससे इलेक्ट्रोलिसिस से आपका जो भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिटिक वाला, ये पार्ट करने के लिए एक और थोड़ा सा आपका बचा है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फेराडे, कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फेराडे कैसे, मींस की कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब आपको अगर पर्टिकुलर अमाउंट आप डिपॉजिट कराना है कैथोड पर, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ये सब कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये आपके लिए फैराडे लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा जिसमें हम क्वेश्चन और थ्योरी दोनों डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम गैल्वेनिक सेल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है। ठीक है, फिर मैं तो क्लास एंड करूं। और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन आप लगाने शुरू कर दो। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।